Good evening, everyone. Is audio video clear? Audio video clear है? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सबके लिए? क्लियर आ रहा है? चलो ठीक है. सो ऑडियो वीडियो इज क्लियर. ऑडियो वीडियो क्लियर है. सो द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट कैपिलैरिटी. डिस्कशन हो रहा था हमारा कैपिलैरिटी का. एंड इन कैपिलैरिटी वी हैव डिस्कस कैपिलैरिटी किसकी वजह से होती है. कैपिलैरिटी इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन. कैपिलैरिटी डिपेंड कर जाती है प्रेशर इन दी वाटर इन रिलेशन टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कैपिलैरिटी डिपेंड कर जाती है साइज ऑफ वॉइड के ऊपर. इट डिपेंड्स अपॉन दी ओरिएंटेशन ऑफ द वॉइड्स. तो साइज ऑफ द वॉइड, ओरिएंटेशन ऑफ द वॉइड, सरफेस टेंशन और जो प्रेशर है पानी के अंदर इन रिलेशन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सारी चीजें कैपिलैरिटी को कंट्रोल करते हैं. फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज. पानी कितना राइज कर जाएगा कैपिलरी ट्यूब के अंदर. सो अप टू व्हाट एक्सटेंट द वाटर विल राइज इनटू द कैपिलरी ट्यूब, दैट वी हैव डिस्कस. मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी राइज निकाला था. दो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हाइट ऑफ कैपिलरी राइज बता दी थी आपको. एट 2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर हाइट ऑफ कैपिलरी राइज वाज गिवन टू यू. फिर हमने हाइट ऑफ कैपिलरी राइज को रेडियस ऑफ मेनिस्कस के टर्म में भी लिखा था. हाइट ऑफ कैपिलरी राइज वाज रिटन इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ मेनिस्कस. वहां से कंक्लूजन निकाल लिया था कि हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन रेडियस ऑफ मेनिस्कस एंड रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन वाटर कंटेंट. तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ेगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ेगी, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कम होती जाएगी. तो हमारा कंक्लूजन लास्ट में ये निकला था कि अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होगी, रेडियस ऑफ मेनिस्कस विल बी इंफिनिटी, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज विल कम आउट टू बी जीरो. इसका मतलब सैचुरेटेड सॉइल में कोई कैपिलरिटी नहीं मिलती. फिर हमने इसी बिहाफ पे ये भी डिस्कस कर लिया था कि अगर सॉइल ड्राई होगी, इफ द सॉइल विल बी ड्राई, और अगर आप उसमें पानी मिलाओगे, उस समय उसमें हाइट ऑफ कैपिलरी राइज मैक्सिमम निकल के आएगा. सो मैक्सिमम कैपिलरिटी विल बी ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ द ड्राई सॉइल इन विच वाटर इज जस्ट एडेड, जिसमें आपने पानी को जस्ट मिला रखा है. तो यहाँ तक की रेफरेंस हमने निकाल रखी थी. अब टिल हियर द रेफरेंस वाज बीइंग ड्रॉन. कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से. तो अभी तक मैंने आपको बस यहां तक डिस्कस करके बताया था. दिस वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन. ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था. क्लियर है यहां तक की स्टोरी? सो विल कैरी फॉरवर्ड. अब उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम. सो विल कैरी फॉरवर्ड. अब उसी कैपिलरिटी को आगे लेके चलते हैं. द सेम कैपिलरिटी विल बी कैरीड फॉरवर्ड नाउ. अब क्या है हमारी अगली कैपिलरिटी की स्टोरी? What the next point of capillarity? Next point to be discussed in capillarity. हमने ये डिस्कस किया था कि पानी जो लिफ्ट हुआ था फ्री वाटर सरफेस लेवल के ऊपर, इट वाज बिकॉज ऑफ कैपिलरी फोर्सेस. और जो कैपिलरी फोर्सेस थी वो टेंशन की वजह से थी, जिसको हमने नाम दिया था सरफेस टेंशन. इसका मतलब ये हुआ वाटर अबव द फ्री वाटर सरफेस लेवल. सो वाटर अबव द फ्री सरफेस वाटर लेवल इन कैपिलरी ट्यूब और इन द वॉइड्स ऑफ द सॉइल विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ टेंशन. सो वाटर above the free water surface level in the capillary tube or in the voids of the soil will always be in the state of tension. उनमें हमेशा क्या रहेगी? आपको टेंशन रहेगी. और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? इसका मैग्नीट्यूड होता है पानी के वेट के बराबर. So this surface tension will have the magnitude equal to the weight of the water.
एट द मेनिस्कस लेवल, और जैसे जैसे आप नीचे आओगे कैपिलरी ट्यूब में या वॉइड्स के अंदर नीचे आओगे, इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा एंड विल बिकम इक्वल टू जीरो एट फ्री वाटर सरफेस लेवल. So we can say water in capillary tube will be in the state of tension. This magnitude of tension will be equal to the weight of the water at the level of meniscus, and this surface tension or this water having tension in it will reduce its magnitude up to the free water surface level, and we are known to the fact that water below free water surface level is in the state of compression, जिसको हम hydrostatic compression बोल देते हैं. तो ये मैंने आपको पानी के अंदर प्रेशर की वेरिएशन बताई है जो कैपिलरी ट्यूब में है और जो फ्री वाटर सरफेस लेवल के नीचे है. इस बात को समझने के लिए मैं आपको डायग्राम ही बना के दिखा देता हूँ टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट. अगर हम पूरे डायग्राम की रेफरेंस निकालें, सो फिर ड्रॉ द डायग्राम. ग्रे कलर का बाहर निकालते हैं, इस बार ब्लू कलर में ओवरलैप हो जाता है. लेट अस सपोज दिस इज अवर कैपिलरी ट्यूब. ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अवर कैपिलरी ट्यूब. सो कैपिलरी ट्यूब, ये हमारा फ्री वाटर सरफेस लेवल है. दिस इज अवर फ्री वाटर सरफेस लेवल. तो ब्लू कलर का दिखा दिया, फ्री वाटर सरफेस लेवल. सो दिस इज अवर फ्री वाटर सरफेस लेवल. ये हमारा लेवल ऑफ मेनिस्कस है. दिस इज द मेनिस्कस लेवल. तो पानी तब तक राइज करता है जब तक जो हमारी सरफेस टेंशन है वो बैलेंस नहीं कर ले पानी के वेट को. इसका मतलब ये हुआ जो सरफेस टेंशन फोर्सेस होती हैं एट द लेवल ऑफ मेनिस्कस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वाटर. तो अगर मैं आपको प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना के दिखाऊं, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाए, इफ आई ड्रॉ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एट द लेवल ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस के लेवल पे जो सरफेस टेंशन है इसका मैग्नीट्यूड होगा पानी के वेट के बराबर. और पानी का वेट कितना है? गामा डब्ल्यू इनटू हाइट ऑफ कैपिलरी राइज. तो लेट अस सपोज ये हमारी हाइट ऑफ कैपिलरी राइज है जिसको आपने कल कैलकुलेट भी किया था. सो एट द लेवल ऑफ मेनिस्कस वेट ऑफ द वाटर इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इनटू हाइट ऑफ कैपिलरी राइज. अब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे पानी का वेट कम होता जाएगा. एज वील कम डाउन इन द कैपिलरी ट्यूब द वेट ऑफ द वाटर इज रिड्यूसिंग. तो हमारा जो सरफेस टेंशन है वो भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी. तो पानी के अंदर जो टेंशन है उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा. दिस विल बिकम इक्वल टू जीरो एट फ्री वाटर सरफेस लेवल. और फ्री वाटर सरफेस लेवल के नीचे हमें पानी पता है किस में होता है? कंप्रेशन के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक कंप्रेशन. तो हमें इसकी जानकारी है. अगर मैं कोई सी भी डेप्थ कंसीडर कर लूँ वाटर टेबल लेवल के नीचे, अगर मैं कोई सी भी डेप्थ कंसीडर कर लूँ वाटर टेबल लेवल के नीचे, उस डेप्थ पे पानी का प्रेशर कितना होता है? गामा डब्ल्यू इंटू एच होता है. तो अगर ये कंप्रेशन है और कंप्रेशन को मैंने पॉजिटिव बोल दिया, टेंशन को हम क्या बोल देंगे? नेगेटिव बोल देंगे. पानी के अंदर फ्री वाटर सरफेस लेवल के ऊपर कैपिलरी ट्यूब में जो टेंशन होती है इसको हम बोलते हैं कैपिलरी टेंशन या कैपिलरी पोटेंशियल या सॉइल सक्शन. तो एक ही चीज के अलग अलग नाम है. So this tension in the water above the free water surface level in capillary tube is technically termed as capillary tension or capillary potential or soil suction. You can also say pressure deficiency. तो एक ही चीज के अलग अलग नाम है. तो ये मैंने आपको इसकी वेरिएशन बना के दिखाई है. तो ये गामा डब्ल्यू इंटू एच सी मैग्नीट्यूड है किसका? कैपिलरी टेंशन का, कैपिलरी पोटेंशियल का, सॉइल सक्शन का या प्रेशर डेफिशिएंसी का. नाउ अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है. क्या? ये जो मेनिस्कस होती है, ये जो मेनिस्कस होती है, ये जो मेनिस्कस होती है सरफेस टेंशन को, ये जो मेनिस्कस होती है सरफेस टेंशन को ट्रांसफर करती है सॉइल के सॉलिड के ऊपर. So the meniscus, or you can say water at the level of the meniscus transfers this tension over the soil solids at the level of the meniscus. इसका मतलब जैसे ही ये टेंशन ट्रांसफर हुई सॉइल के सॉलिड के ऊपर, मेनिस्कस के लेवल पे सॉइल के सॉलिड के अंदर कंप्रेशन डेवलप हो जाती है. So when the water transfers its tension over the soil solids at the level of meniscus, it leads to the development of compression in between the soil solids. तो सॉइल के सॉलिड आपस में कांटेक्ट में आने लग जाते हैं उस कंप्रेशन की वजह से. इसको हम बोलते हैं कैपिलरी प्रेशर. एट द लेवल ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस के लेवल पे जो कैपिलरी प्रेशर है कैपिलरी टेंशन के बराबर होता है. तो ये कैपिलरी टेंशन है, यहाँ पे मैंने आपको कैपिलरी प्रेशर बना के दिखाई है. सिंस दिस कैपिलरी प्रेशर इज ट्रांसफर्ड बाय ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये कैपिलरी प्रेशर ट्रांसफर हुआ है ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट से, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है थ्रू आउट द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज. तो कैपिलरी प्रेशर का मैग्नीट्यूड होगा गामा डब्ल्यू इंटू एच सी. कैपिलरी टेंशन का मैग्नीट्यूड भी मेनिस्कस के लेवल पे है गामा डब्ल्यू इंटू एच सी. ये टेंशन है, ये कंप्रेशन है, ये पानी के अंदर है टेंशन, ये सॉइल के सॉलिड के अंदर है कंप्रेशन. कैपिलरी टेंशन ग्रेजुअली रिड्यूस होकर जीरो हो गई और फिर
फिर वो कंप्रेशन में कन्वर्ट हो गई। हमारा जो कैपिलरी प्रेशर है इसका नेचर कंप्रेसिव ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी सॉइल में कैपिलरिटी हुई, ये सॉइल के सॉलिड के अंदर अफेक्टिव स्ट्रेसेस को बढ़ा देती है। कहने का मतलब है ये सॉइल के पार्टिकल्स को कांटेक्ट में ले आती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आगे हम अलग अलग टॉपिक्स में यूज करेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट विल डिस्कस इन डिफरेंट फॉर्म्स इन दी फर्दर टॉपिक्स। आगे बहुत सारे टॉपिक आएंगे जिसमें ये प्रॉपर्टी निकल के आएगी। तो कंक्लूजन क्या निकला इस पूरी कहानी का, कि पानी के अंदर तो कैपिलरिटी की वजह से टेंशन डेवलप हो गई, जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है मेनिस्कस के लेवल से पानी के लेवल तक। पर इस कैपिलरी टेंशन की वजह से सॉइल के सॉलिड के अंदर कैपिलरी प्रेशर डेवलप हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड है कंप्रेसिव। क्योंकि ये कंप्रेसिव नेचर का है, सॉइल के सॉलिड को पास में लेके आता है, ये सॉइल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर देता है। जैसे वॉइड रेशियो घटा देगा, जैसे परमेबिलिटी घटा देगा, जैसे कंप्रेसिबिलिटी घटा देगा, जैसे शेयर स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा। तो कोई सी भी चीज बोल सकते हो आप यहाँ पे। तो ये बहुत ही मेजर इंपैक्ट है कैपिलरिटी का सॉइल की प्रॉपर्टी के ऊपर। इट इज अ वेरी मेजर इंपैक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपिलरिटी ओवर द सॉइल। अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो तो उसको मेंशन भी कर देता हूं मैं। दिस इज कैपिलरी टेंशन, so दिस इज कैपिलरी टेंशन, ये कैपिलरी टेंशन है। दिस इज कैपिलरी प्रेशर, ये कैपिलरी प्रेशर है। दिस इज कैपिलरी प्रेशर। ये है पानी के अंदर, ये हमने बात करी, दिस इज इन वाटर, सो दिस कैपिलरी टेंशन इज इन वाटर। ये सॉइल के सॉलिड के अंदर है, सो दिस इज इन सॉइल सॉलिड, तो दिस इज इन सॉइल सॉलिड। तो इसको सेपरेटली मेंशन कर दिया मैंने। सो दिस इज इन सॉइल सॉलिड, सो सॉइल सॉलिड। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से अब किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कैपिलरी टेंशन के आपको अलग अलग नाम बता रखे हैं। देयर आर सेवरल नॉमेनक्लेचर ऑफ द कैपिलरी टेंशन बीइंग रेफर्ड। कैपिलरी टेंशन को हम बोल सकते हैं प्रेशर डेफिशिएंसी, इट इज आल्सो टर्म्ड एज प्रेशर डेफिशिएंसी। इट इज आल्सो टर्म्ड एज सॉइल सक्शन, इसको सॉइल सक्शन भी बोला जाता है, इसको सक्शन प्रेशर भी बोला जाता है। इट इज आल्सो टर्म्ड एज सक्शन प्रेशर, इट इज आल्सो टर्म्ड एज सक्शन प्रेशर। इसको कैपिलरी पोटेंशियल भी बोला जाता है, इट इज आल्सो टर्म्ड एज कैपिलरी पोटेंशियल। तो जो मर्जी नाम दे दो इसका, तो एक ही चीज के अलग अलग नाम है। देयर आर सेवरल नेम्स बीइंग गिवन टू द सेम प्रोसेस, एक ही कंसेप्ट, नॉमेनक्लेचर अलग अलग। तो कैपिलरिटी की वजह से पानी के अंदर तो टेंशन डेवलप हुई, जिसका मैग्नीट्यूड पानी के वेट के बराबर है एट द लेवल ऑफ मेनिस्कस। जैसे जैसे नीचे आएंगे पानी का वेट कम होता जाएगा, तो ये कैपिलरी टेंशन भी कम होती जाएगी। It will become zero at the level of meniscus. Below free water surface level, its nature will be hydrostatic compression. तो वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना के दिखाई है आपको। ये कैपिलरी टेंशन पानी ट्रांसमिट करता है सॉइल के सॉलिड के ऊपर एट द लेवल ऑफ मेनिस्कस, जिसकी वजह से सॉइल के सॉलिड के अंदर, तो जिसकी वजह से सॉइल के सॉलिड के अंदर, ये सॉइल के सॉलिड है, सॉइल के सॉलिड के अंदर कंप्रेशन डेवलप हो जाती है, जिसको हम टेक्निकली बोल देते हैं कैपिलरी प्रेशर। क्योंकि ये कंप्रेशन इंड्यूस करता है सॉइल के सॉलिड के अंदर, ऑलमोस्ट हर एक प्रॉपर्टी मॉडिफाई हो जाती है सॉइल की। ऑलमोस्ट एवरी प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज मॉडिफाइड। तो अभी तक मैंने बस ये डिस्कस किया था। सक्शन प्रेशर नेगेटिव होता है क्या? बिल्कुल नेगेटिव होता है। देखो नेगेटिव लगा तो रखा ही है, तभी तो उसको माइनस साइन बोले हमने। तो सक्शन प्रेशर, क्योंकि सक्शन हम यूज करते हैं नेगेटिव टर्म के लिए, देखो ये नेगेटिव साइन लगा रखी मैंने ऊपर। तो कैपिलरी टेंशन को नेगेटिव तो बोले हमने, तो क्योंकि हमने कंप्रेशन को पॉजिटिव बोल रखा है, हम टेंशन को क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव बोल रहे हैं। इट इज बीइंग टर्म्ड एज नेगेटिव। क्लियर यहां तक की स्टोरी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो विल कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये सारी बातें आप खुद बताओगे आप, यू विल रेफर ऑल दीज पॉइंट्स ऑन योर ओन। तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है दिस कैपिलरी टेंशन, this capillary tension in water depends upon following. This capillary tension in water
डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग. दिस कैपिलरी टेंशन इन वाटर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग. ये जो कैपिलरी टेंशन है किन किन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है? फैक्टर्स में बताऊंगा, इनका इंपैक्ट आप बताओगे. फैक्टर्स आई विल डिस्कस, इंपैक्ट ऑफ दिस यू विल इंडिकेट ऑन योर ओन. अब कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फैक्टर है पार्टिकल साइज. पहला फैक्टर है पार्टिकल साइज. तो फर्स्ट ऑफ द फैक्टर इज पार्टिकल साइज. तो पार्टिकल साइज का क्या फर्क पड़ेगा कैपिलरी टेंशन के ऊपर? अगर पार्टिकल साइज बड़ी है कैपिलरी टेंशन ज्यादा होगी या कम होगी? इफ पार्टिकल साइज इज बिगर capillary tension is more or less. If particle size is bigger, capillary tension is more or less. पार्टिकल साइज बड़ी हुई तो हमारी हाइट ऑफ कैपिलरी राइज क्या होगी? कम होगी. तो अगर पार्टिकल साइज बड़ी हुई, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कम होगी, तो हमारा कैपिलरी टेंशन भी क्या निकल के आएगा? कम निकल के आएगा, क्योंकि कैपिलरी टेंशन का मैग्नीट्यूड कितना है? गामा डब्ल्यू इंटू H3. सो लोअर इज द वैल्यू ऑफ कैपिलरी टेंशन. So higher is the particle size or bigger is the particle size, lesser is the height of capillary rise, lesser is the capillary tension. उतनी ही कम capillary tension निकल के आएगी. Next point of reference है हमारा water content. So next point of reference है water content. इसका effect भी आप खुद ही बता दोगे. So water content, अगर water content ज्यादा हुआ, if the water content is more, capillary tension ज्यादा होगी या कम होगी? अगर water content ज्यादा हुआ, if water content is more, capillary tension will come out to be more or less? If water content is more, capillary tension will come out to be more or less? Less, बिल्कुल सही बात है. क्यों कम होगा? Why it will come out to be less? अगर water content ज्यादा है, if water content is more, radius of meniscus will be more. अगर water content ज्यादा है तो radius of meniscus बड़ी है, radius of meniscus बड़ी है तो height of capillary rise छोटी है. अगर हाइट ऑफ कैपिलरी राइज छोटी है, इसका मतलब कैपिलरी टेंशन क्या निकल के आएगी? कम निकल के आएगी. तो कैपिलरी टेंशन विल कम आउट टू बी लेस. बिल्कुल सही बात है सनी, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. तो ये चीज भी आपने खुद ही बता दी. दिस पॉइंट कैन बी रेफर्ड आल्सो ऑन योर ओन. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज प्लास्टिसिटी इंडेक्स. अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा है, if plasticity index is more, comment upon the size of the particle. अगर plasticity index ज्यादा है, comment upon the size of the particle. If plasticity index is more, comment upon the size of the particle. बिल्कुल डिप्लोमा वाले भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा है तो पार्टिकल साइज कम होगी. अगर पार्टिकल साइज कम होगी, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज. अगर पार्टिकल साइज कम होगी, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज. अगर पार्टिकल साइज छोटी होगी, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज मोर, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज मोर, सो कैपिलरी टेंशन विल कम आउट टू बी मोर. तो जितना ज्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स उतनी ही ज्यादा क्या होती है? कैपिलरी टेंशन होती है. मोर इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स, मोर इज द कैपिलरी टेंशन. तो अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा है, कैपिलरी टेंशन भी क्या होगी? ज्यादा होगी. क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ किसी के लिए? क्लियर है. सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर. तो ये पॉइंट भी क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टेम्परेचर. सैंड के केस में जीरो भी हो सकती है. सैंड की तो प्लास्टिसिटी डिफाइंड ही नहीं है बेटा. इन सैंड प्लास्टिसिटी इज नॉट डिफाइंड. नॉन प्लास्टिक सॉइल है वो. कैपिलरी टेंशन सरफेस एरिया पे भी डिपेंडेंट होगा. सरफेस एरिया बोल दो, सरफेस एरिया साइज पे डिपेंडेंट होता है. जब आप सरफेस एरिया बोल रहे हो, आपने इंटरमीडिएट पैरामीटर ले लिया. सरफेस एरिया डिपेंड्स अपॉन साइज ओनली, एक ही बात है. तो साइज बोल दो, सरफेस एरिया बोल दो, इट इज वन एंड द सेम थिंग. नेक्स्ट इज टेम्परेचर. ये कल भी बताया था. अगर टेम्परेचर ज्यादा है, कैपिलरी टेंशन ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी? इफ टेम्परेचर इज मोर, कैपिलरी टेंशन विल कम आउट टू बी मोर और लेस. अगर टेम्परेचर ज्यादा है, कैपिलरी टेंशन ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी? अगर टेम्परेचर ज्यादा है, सरफेस टेंशन कम निकल के आएगी. अगर सरफेस टेंशन कम निकल के आएगी, इसका मतलब कैपिलरी टेंशन क्या होगी? कम होगी. बिल्कुल सही बात है अजय.
एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है चीज? सो सबको पता है इसके बारे में, एवरीबडी इज नोन टू दिस, तो सबने ये चीज बता दी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है डेंसनेस ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है डेंसनेस ऑफ द सॉइल। सो डेंसनेस ऑफ द सॉइल इंडिकेटेड बाय गामा डी। चलो बताओ, अगर सॉइल की डेंसनेस ज्यादा है, वॉइड का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? अगर सॉइल की डेंसनेस ज्यादा है, वॉइड का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? अगर सॉइल की डेंसनेस ज्यादा है, वॉइड का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? If the denseness of the soil is more, the size of the void will be smaller. Void का साइज छोटा है तो height of capillary rise, void का साइज छोटा है तो height of capillary rise, void का साइज छोटा है तो height of capillary rise. If the size of the void is smaller, so height of the capillary rise will come out to be more. Height of the capillary rise will come out to be more, capillary tension will come out to be more. तो कैपिलरी टेंशन क्या निकल के आएगी? ज्यादा निकल के आएगी। सो कैपिलरी टेंशन विल कम आउट टू बी मोर। क्लियर है चीज? क्लियर है पूरी कहानी? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है डेंसनेस ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है एंगल ऑफ कांटेक्ट। सो एंगल ऑफ कांटेक्ट अल्फा, ये भी बता सकते हो आप। अजय शाह रिपीट कर दो, डेंसनेस रिपीट करनी है अजय शाह, अजय शाह डेंसनेस रिपीट करनी है। डेंसनेस रिपीट करनी है। अगर सॉइल की डेंसनेस ज्यादा है, अगर सॉइल की डेंसनेस ज्यादा है तो वॉइड का साइज छोटा निकल के आता है। सो साइज ऑफ द वॉइड कम्स आउट टू बी स्मॉलर। अगर डेंसनेस ज्यादा है मतलब पार्टिकल पास पास है। इफ द डेंसनेस इज मोर, इसका मतलब जो हमारे सॉइल का सैंपल है उसमें पार्टिकल पास पास है। अगर पार्टिकल पास पास है, अगर पार्टिकल पास पास है, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ज्यादा निकल के आएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। इनवर्स रिलेशनशिप इज देयर बिटवीन हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज एंड डेंसनेस। और अगर हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ज्यादा है तो कैपिलरी टेंशन ज्यादा है, क्योंकि कैपिलरी टेंशन किसके बराबर होती है? कैपिलरी टेंशन इज इक्वल टू व्हाट? गामा डब्ल्यू इंटू एच सी। तो अगर कैपिलरी टेंशन की मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो कम निकल के आएगी। तो डेंसनेस ज्यादा, इसका मतलब वॉइड का साइज छोटा, वॉइड का साइज छोटा मतलब हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ज्यादा, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ज्यादा मतलब कैपिलरी टेंशन ज्यादा। तो ये रिलेशनशिप बताई थी आपको। तो अगर डेंसनेस ज्यादा निकल के आएगी तो कैपिलरी टेंशन भी ज्यादा निकल के आएगी, इट विल कम आउट टू बी मोर। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, अल्फा की वैल्यू ज्यादा है। इफ अल्फा इज मोर, सो इफ अल्फा इज मोर, अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा निकल के आई, व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज? अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा है तो हाइट ऑफ कैपिलरी राइज क्या मिलेगी? कम मिलेगी। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कम मिलेगी तो सरफेस टेंशन क्या निकल के आएगी? कम निकल के आएगी। बिल्कुल सही बात है कुशाल दवे, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। गोविंद उल्टा बता रहे हो। अगर हमारा कांटेक्ट एंगल, अच्छा मैं कांटेक्ट एंगल चेंज कर देता हूं, कल मैंने थीटा बोला था ऐसे। कांटेक्ट एंगल थीटा वर्टिकल के साथ, आप अल्फा शायद हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहे होगे, तो मैंने नोटेशन चेंज कर दी। अगर हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा की वैल्यू ज्यादा है, यानी जो वर्टिकल के साथ एंगल था, हाँ ठीक है, वो मैंने चेंज कर दिया, थीटा कर दिया। हाँ थीटा कर दिया मैंने गोविंद, मैं आपकी बात समझ गया था, तो मैंने अल्फा लिख दिया था, अब मैंने थीटा कर दिया उसे। तो अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा मतलब वर्टिकल के साथ, मतलब वर्टिकल के साथ जो एंगल है अगर वो ज्यादा हुआ तो उस केस में हमारी हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कम निकल के आएगी। हाइट ऑफ कैपिलरी राइज कम निकल के आई तो कैपिलरी टेंशन कम निकल के आएगी। द कैपिलरी टेंशन विल कम आउट टू बी लेस। क्लियर है? अब लास्ट फैक्टर, अब लास्ट फैक्टर खुद सोच के बताइएगा मेरे को, रेफर दिस ऑन योर ओन।
डिजॉल्व सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन, तो डिजॉल्व सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन, सो डिजॉल्व सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स ज्यादा हुई, अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई तो उस केस में कैपिलरी टेंशन ज्यादा आएगी या कम आएगी? अगर डिजॉल्व सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई तो उस केस में कैपिलरी टेंशन ज्यादा आएगी या कम आएगी? लेस राइस, वाई लेस राइस? सॉल्ट की प्रेजेंस में सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट सरफेस टेंशन इंक्रीजेस, अगर सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी तो कैपिलरी टेंशन भी ज्यादा निकल के आएगी। सो इन द प्रेजेंस ऑफ द डिजॉल्व सॉल्ट की प्रेजेंस में सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है तो कैपिलरी टेंशन आपको ज्यादा मिलेगी, कैपिलरी टेंशन विल कम आउट टू बी मोर। अब इतने सारे फैक्टर बता दिए आपको, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच गवर्न्स द कैपिलरी टेंशन। पार्टिकल की साइज है, वाटर कंटेंट है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, टेम्परेचर है, डेंसनेस है सॉइल की, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, और आखिरी फैक्टर था डिजॉल्व सॉल्ट्स। क्लियर है? इवेपोरेशन तो ज्यादा होगा, इवेपोरेशन कहां से होने लग गया? सॉल्ट से इवेपोरेशन ज्यादा होने लग जाएगा। हाउ कम द इवेपोरेशन इज मोर? मतलब सॉइल के अंदर पानी है, पानी के अंदर सॉल्ट है, तो सॉइल में से पानी इवेपोरेट हो जाएगा। क्लियर है सारे पॉइंट्स? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द स्टेप टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस? कोई सही पॉइंट रिपीट करना है इसमें से? किसी भी दूसरे टॉपिक का कंसेप्ट उठा के मत लगा दिया करो यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू फॉरवर्ड अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। विल सॉल्ट, बेटा डिजॉल्व सॉल्ट है, गोविंद नारायण, सॉल्ट घुला हुआ है, सॉल्ट घुला हुआ है, वॉइड्स कैसे क्लॉग कर देगा? अभी तो बोला, एक बार सोच के बोला करो। अगर सॉल्ट पानी में घुला हुआ है, वॉइड कैसे बंद हो जाएंगे उससे? जरा ये सोच के बताना मुझे, जरा ये बताओ। अगर सॉल्ट पानी में डिजॉल्व है, वो वॉइड को कैसे क्लॉग कर देगा? हाउ इट विल क्लॉग दी वॉइड? सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कॉन्टेक्ट मॉइस्चर। तो अगर पानी के अंदर सॉल्ट घुला हुआ है, ये सॉइल के वॉइड को क्लॉग कैसे करेगा? हाउ इट विल क्लॉग दी? डिजॉल्व है, सस्पेंशन नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कॉन्टेक्ट मॉइस्चर, वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना है इसे अब, क्योंकि इससे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंसेप्ट भी निकल के आती है हमारे सॉइल के अंदर। इससे बहुत ही सिग्निफिकेंट कंसेप्ट निकल के आती है हमारे सॉइल में। क्या है? कॉन्टेक्ट मॉइस्चर। इनफैक्ट इसको मैंने कल भी बताया था आपको। कॉन्टेक्ट मॉइस्चर भी कैपिलरी वाटर होता है कौन सी जोन में? कॉन्टेक्ट मॉइस्चर भी कैपिलरी वाटर होता है कौन सी जोन के अंदर? कॉन्टेक्ट मॉइस्चर भी कैपिलरी वाटर होता है कौन सी जोन के अंदर? कॉन्टेक्ट मॉइस्चर इज ऑल्सो कैपिलरी वाटर इन विच जोन? सॉइल एंड रूट वाटर जोन। बिल्कुल सही बात है सॉइल, बिल्कुल सही बात है सनी, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये कॉन्टेक्ट मॉइस्चर क्या होता है, इसको पहले समझा देता हूं, फिर मैं लिख दूंगा। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन इट, देन आई विल मेंशन इट ऑल्सो। तो लेट अस सपोज ये हमारा कैपिलरी वाटर की रेफरेंस निकालनी है। दिस इज द रेफरेंस ऑफ कैपिलरी वाटर विच इज टू बी ड्रॉन। ये रेफरेंस निकालनी है हमें कैपिलरी वाटर की। कैपिलरी वाटर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू सॉलिड, कैपिलरी वाटर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सॉलिड इज टर्म्ड एज कॉन्टैक्ट मॉइस्चर। ये डायग्राम मैंने बना के दिखा दिया आपको, इसको और बड़ा करके दिखा देता हूं मैं आपको, क्योंकि सारा गेम तो समझने का। यहाँ पे नोट्स तो मैंने दे रखे हैं आपको, नोट्स आई हैव गिवन टू यू। अब क्या होता है ये? सो कैपिलरी वाटर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द सॉलिड्स इज टर्म्ड एज कॉन्टैक्ट मॉइस्चर। अगर कैपिलरी वाटर प्रेजेंट हो, कैपिलरी वाटर प्रेजेंट हो दो सॉलिड के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट मॉइस्चर। नाम में लिखा हुआ है मॉइस्चर मतलब पानी, और कहां प्रेजेंट है? दो सॉलिड जहां पर कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं वहां पर प्रेजेंट है। ये भी कैपिलरी वाटर है, दिस इज ऑल्सो कैपिलरी वाटर। क्यों? इस पानी को भी कौन रोक के बैठा हुआ है? इस पानी को भी रोक के बैठी हुई है सरफेस टेंशन। तो इस पानी के अंदर भी क्या मिलेगी आपको? टेंशन फोर्स मिलेगा। तो इन दिस वाटर ऑल्सो यू विल फाइंड सरफेस टेंशन फोर्स। तो इस पानी में भी आपको सरफेस टेंशन फोर्स मिलेगी। सो इन दिस वाटर ऑल्सो यू विल फाइंड सरफेस टेंशन फोर्स। तो इस वाटर में भी यू विल फाइंड सरफेस टेंशन फोर्स। तो अगर कैपिलरी वाटर प्रेजेंट है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सॉलिड, दिस इज टर्म्ड एज कॉन्टैक्ट मॉइस्चर।
अब क्योंकि ये कैपिलरी वाटर है, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सरफेस टेंशन, इसमें भी सरफेस टेंशन प्रेजेंट है। ये जो सरफेस टेंशन है, ये जो सरफेस टेंशन है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो कैंसल आउट हो जाता है। चेक करो, इस सरफेस टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो कैंसल आउट हो जाता है, इट गेट कैंसल्ड आउट। पर ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सरफेस टेंशन का, दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन, दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन गेट ट्रांसफर्ड ओवर द सॉइल सॉलिड। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे सरफेस टेंशन की, ये ट्रांसफर हो जाती है किसके ऊपर? सॉइल के सॉलिड के ऊपर, जिसकी वजह से सॉइल के सॉलिड में डेवलप हो जाती है कंप्रेशन, बिकॉज ऑफ विच इन सॉइल सॉलिड कंप्रेशन इज डेवलप्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पानी अपनी इस टेंशन को ट्रांसफर करता है सॉइल के सॉलिड के ऊपर, जैसे पीछे किया था, तो पानी अपनी इस टेंशन को ट्रांसफर करता है सॉइल के सॉलिड के ऊपर, जिसकी वजह से सॉइल के सॉलिड में डेवलप हो जाती है कंप्रेशन, जैसे पीछे डेवलप हुई थी। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोलते हैं कैपिलरी प्रेशर। और इस कैपिलरी प्रेशर की वजह से सॉइल के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसको बोला जाता है अपरेंट कोहेजन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज अपरेंट कोहेजन। तो इसको हम टेक्निकली नाम दे देते हैं अपरेंट कोहेजन का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं सबके लिए। मैंने बोला अगर कैपिलरी वाटर प्रेजेंट है दो सॉइल के सॉलिड के कांटेक्ट पे, उसको हम बोलेंगे कांटेक्ट मॉइस्चर। क्योंकि ये कैपिलरी वाटर है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कैपिलरी टेंशन प्रेजेंट है। कैपिलरी टेंशन मेनिस्कस के लेवल पे ट्रांसफर होती है किसके ऊपर? सॉइल के सॉलिड के ऊपर। तो यहाँ पर भी ट्रांसफर हो गई सॉइल के सॉलिड के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे सॉइल के सॉलिड के बीच में कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होती है, यानी सॉइल के सॉलिड आपस में चिपक जाते हैं इस कंप्रेसिव फोर्स की वजह से। इस कंप्रेसिव फोर्स को हम टेक्निकल नाम दे देते हैं अपरेंट कोहेजन का। अपरेंट कोहेजन का मतलब वो कोहेजन जो अपरेंटली डेवलप होगी, मतलब यूं ही डेवलप हो गई, इसको हम बोलते हैं अपरेंट कोहेजन। इसके अपोजिट क्ले में होती है इनहेरेंट कोहेजन। इनहेरेंट मतलब वो उसकी इनहेरेंट मतलब खानदानी प्रॉपर्टी है। तो क्ले के पास जो कोहेजन है वो उसकी खानदानी प्रॉपर्टी है। सैंड के पास जो कोहेजन है वो उसकी खानदानी प्रॉपर्टी नहीं है। ये कोहेजन डेवलप हुई किसकी वजह से? कांटेक्ट मॉइस्चर की वजह से। दिस कोहेजन इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट मॉइस्चर। और ये कोहेजन इसके पास हमेशा नहीं रहेगी। दिस कोहेजन विल नॉट बी द पार्ट ऑफ सैंड एट ऑल द टाइम्स। कैसे? लेट सपोज अगर मैं वाटर कंटेंट बढ़ाता जाऊं, अगर ये कांटेक्ट मॉइस्चर बढ़ती जाए तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। रेडियस ऑफ मेनिस्कस बढ़ती जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? कैपिलरी टेंशन कम होती जाएगी। और जब सॉइल फुल्ली सैचुरेट हो जाएगी, रेडियस ऑफ मेनिस्कस होगी इन्फिनिटी, कैपिलरी टेंशन होगा जीरो, इसका मतलब अपरेंट कोहेजन भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। द अपरेंट कोहेजन विल आल्सो बिकम जीरो। इसीलिए इस कोहेजन को हम अपरेंट कोहेजन बोलते हैं, जो डेवलप होती है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। तो कांटेक्ट मॉइस्चर क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है, वो जानकारी आपको दे दी। दैट इंफॉर्मेशन इज बीइंग गिवन टू यू। अब इस पूरी स्टोरी में कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए, फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, तो उसको मेंशन भी कर देता हूं मैं। सो वाटर can also be held at point of contact between two solids, termed as contact moisture। इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉन्टैक्ट मॉइस्चर बोल देते हैं। So this is technically termed as contact moisture। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? टेंशन प्रेजेंट इन दिस वाटर is transferred over the soil solid, which induces compression in these solids, termed as apparent cohesion। इसको हम क्या बोल देते हैं? अपरेंट कोहेजन बोल देते हैं। अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए, तो अगर अपरेंट कोहेजन आ गई हमारे सॉइल के सॉलिड के अंदर, उसकी स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी? अगर अपरेंट कोहेजन आ गई सैंड के अंदर, उसकी स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी?
अगर सैंड में अपरेंट कोहेजन आ जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? अगर सैंड में अपरेंट कोहेजन आ गई तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? स्ट्रेंथ विल इंक्रीज और डिक्रीज? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इस अपरेंट कोहेजन की वजह से उसकी स्ट्रेंथ क्या कर जाती है? बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्लियर है पूरी कहानी? इन सैचुरेटेड सॉइल अपरेंट कोहेजन विल बी हाउ मच? अगर सॉइल सैचुरेट हो जाए तो उसमें अपरेंट कोहेजन कितना मिलेगा? If the soil is fully saturated, how much of the apparent cohesion will be observed in it? If the soil is fully saturated, how much of the apparent cohesion will be observed in it? Zero. So बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। तो उसमें जीरो निकल के आ जाएगी। क्यों? रीजन आपको बता दिया, रीजन वी हैव डिस्कस्ड। तो बिल्कुल सही बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से आप खुद सोच के बताओगे, सब लोग जितने भी लोग देख रहे हो सब सोच के बताओ, जो थ्योरी कैपिलरिटी की आपने कैपिलरी ट्यूब में समझी अभी तक, क्या उसको डायरेक्टली सॉइल में लगा सकते हो? जो थ्योरी कैपिलरिटी की आपने कैपिलरी ट्यूब में समझी अभी तक, क्या उसको डायरेक्टली सॉइल में अप्लाई किया जा सकता है? The theory of capillarity that we have discussed in the case of capillary tube can be applied in the case of soil. क्या हम इसको सॉइल में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? नहीं अप्लाई कर सकते। रीजन बीइंग व्हाट? Why it cannot be applied in the case of soil? The theory of capillarity cannot be applied directly in the case of soil. Why? Directly in case of soil, वो थ्योरी डायरेक्टली सॉइल में अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? सॉइल इज नॉट फ्लूइड। वाह, गजब। कौन है ये सॉइल इज नॉट फ्लूइड? निखिल पांडे। अरे जो कैपिलरिटी की थ्योरी कैपिलरी ट्यूब में लगाई थी आपने, उसको हम सॉइल में नहीं अप्लाई कर सकते। रीजन बीइंग व्हाट? वो देखो कौशिक ने बताया, बिल्कुल सही बात, क्योंकि सॉइल में वाटर भी होता है। क्या क्या बोलते हैं यार ये। देखो रिजवान खान ने और कौशिक ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। रिजवान खान बोल रहा है बिकॉज वॉइड्स यूनिफॉर्म नहीं होते, जो वॉइड का साइज होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। आपने जो अभी थ्योरी लगाई है वो कैपिलरी ट्यूब में लगाई है। कैपिलरी ट्यूब की जो साइज होती है वो तो यूनिफॉर्म चल रही होती है। द साइज ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज यूनिफॉर्म। अब जो हमारे वॉइड्स होंगे, क्या उसका जो साइज होगा वो यूनिफॉर्म मिलेगा क्या आपको? तो एक तो वॉइड का साइज यूनिफॉर्म नहीं होता। द साइज ऑफ द वॉइड इज नॉट यूनिफॉर्म। तो साइज ऑफ द वॉइड इज नॉट यूनिफॉर्म। तो एक तो वॉइड का साइज यूनिफॉर्म नहीं निकल के आता, तो साइज ऑफ द वॉइड इज नॉट यूनिफॉर्म। दूसरा, यहां पर जो वॉइड्स के बीच में इंटरकनेक्शन होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो होता ही होता है, साथ में वर्टिकल डायरेक्शन में भी होता है। तो कहने का मतलब है जो थ्योरी आपने कैपिलरी ट्यूब में लगाई वो सॉइल में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? बहुत सारे रीजन है। बिकॉज द साइज ऑफ द वॉइड, इंटरकनेक्शन बिटवीन द वॉइड्स, जो इंटरकनेक्शन होगा वॉइड्स के बीच में, जो पार्टिकल्स का साइज होगा वो कभी यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा। और जो इंटरकनेक्शन होगा वॉइड्स के बीच में वो वर्टिकल डायरेक्शन में तो होता ही होता है, साथ में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होता है। इसलिए जो थ्योरी हमने कैपिलरी ट्यूब में समझी वो डायरेक्टली हम सॉइल में अप्लाई नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन द केस ऑफ द सॉइल। ये रीजन निकल के आता है। सो थ्योरी ऑफ कैपिलरिटी कैन नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली इन द केस ऑफ सॉइल। रीजन बीइंग व्हाट? बिकॉज साइज ऑफ वॉइड्स, interconnection between the voids, so interconnection between the voids, arrangement of particle is not uniform, and voids are also interconnected in horizontal direction. यहाँ पे इंटरकनेक्शन और कहां पर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है। सो वॉइड्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इंटरकनेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में तो है ही, साथ में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी। इट इज आल्सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसीलिए ये थ्योरी डायरेक्टली आप सॉइल में अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर सॉइल में कैसे अप्लाई करते हैं? एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। Hence it is applied in soil
applied in soil, it is applied in soil after following modification, it is applied in soil after following modification। तो इसको हम सॉइल में अप्लाई करते हैं मॉडिफिकेशन के बाद, और ये मॉडिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि हमें तो थ्योरी सॉइल में लगानी है। ये पूरी थ्योरी थी हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स की जो कैपिलरी ट्यूब में चल रही होती है, विच इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। अब क्या मॉडिफिकेशन लगाते हैं हम उस मॉडिफिकेशन को समझेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस मॉडिफिकेशन। तो एक एक करके वो मॉडिफिकेशन उठाते हैं। तो पहला मॉडिफिकेशन है द साइज ऑफ वॉइड, द साइज ऑफ वॉइड may be assumed to be 20% of effective size of solid। हम void का साइज कितना मान लेते हैं? तो पहली assumption कैपिलरिटी की थ्योरी सॉइल में लगाने से पहले हम void का साइज मान लेंगे कि वो 20% है किसका? अफेक्टिव साइज ऑफ सॉलिड का। तो साइज ऑफ द void D is assumed to be 20% of the effective size of solid। effective size of solid मतलब क्या है? D10। तो effective size of solid का मतलब क्या होता है? D10 होता है। तो आप साइज ऑफ void कितनी मान लोगे? D10/5 मान लोगे। तो बिल्कुल सही बात है चेतन वर्मा, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट चेतन वर्मा। तो हम बोलेंगे हाइट ऑफ कैपिलरी राइज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 4Ts/γW into D होती है। तो हम इसको बोल देंगे 4Ts/γW into D10/5। सो इट कम्स आउट टू बी 20Ts/γW into D10। ये वैल्यू निकल के आएगी सेंटीमीटर में अगर आप D10 की वैल्यू किस में रख दोगे? सेंटीमीटर के अंदर। इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ D10 इन सेंटीमीटर। क्लियर है पॉइंट? रिपीट करना है इस पे कुछ किसी के लिए? तो पहला मॉडिफिकेशन कैपिलरिटी की थ्योरी सॉइल में लगाने से पहले आप वॉइड का साइज मान सकते हो 20% है देन द इफेक्टिव साइज ऑफ द सॉलिड। सेम टू यू सैनी जी, क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी मॉडिफिकेशन है कैपिलरिटी इन सॉइल एज पर एलन हेजन। तो एलन हेजन ने हाइट ऑफ कैपिलरी राइज डायरेक्टली बता रखी है। कैसे बता रखी है? एलन हेजन बोलता है मैक्सिमम हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज इज इक्वल टू C/E into D10। ये वैल्यू निकल के आएगी सेंटीमीटर में। C एक कांस्टेंट होता है, C इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू वेरी करती है 0.1 से लेके 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में, और D10 भी आपको सेंटीमीटर में यूज करना है। D10 शुड आल्सो बी इन सेंटीमीटर। सो एज पर एलन हेजन मैक्सिमम हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज इज इक्वल टू C/E into D10 वेयर E इज वॉइड रेशियो। ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन है। C एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वेरी करती है 0.1 से लेके 0.5 मीटर स्क्वायर के बीच में, और हमारा D10 किसमें होना चाहिए? सेंटीमीटर में होना चाहिए। अब D10 शुड बी इन सेंटीमीटर। तो ये दूसरा तरीका है हाइट ऑफ कैपिलरी राइज निकालने का। दिस इज द सेकंड मेथड अवेलेबल टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। तो ये दूसरा तरीका आ गया। तीसरा तरीका, the third method available, it says capillarity in soil can be computed by assuming voids to be spherical, हम voids को क्या मान लेते हैं? स्फेरिकल मान लेते हैं। तो हम कैपिलरिटी सॉइल में कैलकुलेट कर सकते हैं ये मानते हुए कि हमारा void क्या है? स्फेरिकल है। अगर void हमारा स्फेरिकल है तो वॉल्यूम ऑफ void will be directly proportional to the क्यूब ऑफ द साइज ऑफ द void। अगर हमारा void स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है? उसकी साइज के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो वैसे ही हमारा स्फेरिकल है, तो उसका वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है?
D10 यानी इफेक्टिव साइज के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। हमारा वॉइड रेशियो क्या होता है? वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यूब अपॉन D10 का होल क्यूब। इसका मतलब साइज ऑफ वॉइड क्या आ गया? e रेज टू पावर 1/3 10 रेज टू द पावर D10 की पावर 3/3 यानी D10 की पावर क्या आ गई? 1 आ गई। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। तो यहां से हम बोल सकते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज इज इक्वल टू 4Ts अपॉन गामा W इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी की वैल्यू आ गई e रेज टू पावर 1/3 इंटू D10। तो तीन तरीके हैं सॉइल में कैपिलरिटी को एनालाइज करने के लिए। पहला तरीका, आप वॉइड का साइज 20% मान लो देन दी अफेक्टिव साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल। दूसरा, आप एलन हेजन की इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर लो, C अपॉन E इंटू D10। तीसरा, आप वॉइड को क्या मान लो? स्फेरिकल मान लो। यू मे अज्यूम दी वॉइड टू बी स्फेरिकल। आप वॉइड को स्फेरिकल मान के भी हाइट ऑफ कैपिलरी राइज निकाल सकते हैं। क्लियर है पूरी कहानी? हाँ, गामा डब्ल्यू भी है। गामा डब्ल्यू इज ऑल्सो देयर। क्लियर है? तो अगर मैं आपको अलग अलग सॉइल में अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ कैपिलरी राइज बताऊं, वो कुछ इस रेंज में निकल के आती है। सो इफ यू रेफर द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, सो कैपिलरी राइज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल इट इज फाउंड इन द पर्टिकुलर रेंज। ये हमें इस रेंज में मिलती है। तो ग्रेवल बहुत कम मिलेगी कैपिलरी राइज, सैंड, सिल्ट, क्ले। तो जैसे जैसे साइज छोटा होगा हाइट ऑफ कैपिलरी राइज बढ़ती जाएगी। द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज विल इंक्रीज। तो 2 से 10 सेंटीमीटर, 10 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 1000 सेंटीमीटर, 1000 से 3000 सेंटीमीटर। सो मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी राइज किस में आती है? मैक्सिमम हाइट ऑफ कैपिलरी राइज किस में आ रही है? फाइन क्ले में आ रही है। कितनी? 3000 सेंटीमीटर। 3000 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ? 30 मीटर। 30 मीटर का मतलब क्या हुआ? अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर का मतलब क्या निकल के आ गया? अप्रोक्सीमेटली 10 फ्लोर। 30 मीटर का मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 फ्लोर। एक बार इमेजिन करके देख लेना, आप जिस कमरे में बैठे हो उसकी अप्रोक्सीमेट हाइट 3 मीटर के आसपास है, 3 मीटर 3.5 मीटर के आसपास होती है। तो इसका मतलब ग्राउंड में 10 मंजिल ऊपर क्ले के अंदर पानी राइज कर जाता है बिकॉज ऑफ कैपिलरिटी। तो फाइन क्ले में ग्राउंड के अंदर 10 मंजिल के आसपास पानी राइज कर जाती है कैपिलरिटी की वजह से। तो दिस इज द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इन फाइन क्ले। और अगर ग्रेवल की बात करोगे, ग्रेवल में 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर बस। दिस इज 2 सेंटीमीटर। जो अपेरेंट कोहेजन है वो स्ट्रेंथ देता है, बिल्कुल सही बात है कौशिक। अच्छा, शेयर स्ट्रेंथ बताओ सॉइल की किसके बराबर होती है? कौशिक, सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ अभी करी नहीं हमने, पर एक्सप्रेशन तो पता ही होगा। शेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू C प्लस नॉर्मल स्ट्रेस 10 फाई। तो अगर कोहेजन आ गया इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोहेजन आ गया इसका मतलब क्या हुआ? शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो अगर सैंड के पास अपेरेंट कोहेजन आ गई तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, शेयर स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। ये तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। तो एक और कंपोनेंट आ गया स्ट्रेंथ के अंदर। तो फ्रिक्शन तो है ही स्ट्रेंथ को कंट्रीब्यूट करने वाला, कोहेजन भी आ गया। वो एक अलग बात है, कोहेजन टेम्परेरी है, पर शेयर स्ट्रेंथ तो बढ़ा गया वो टेम्परेरी। टेम्परेरीली इट विल इंक्रीज द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड। क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है इसमें से कुछ कौशिक? अप्लाई करके बताओ इसे। रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस। अब प्रॉब्लम रेफर कीजिए इस पे। So capillary rise in soil, capillary rise in soil X with D10 equals to 0.05 mm is 45 centimeter. Is 45 centimeter. Estimate the capillary rise. Estimate the capillary rise in soil Y with D10 equals to 0.25 mm. 0.25 mm. Assume C to be same. Assume C to be same.
सी की वैल्यू सेम होगी। So assume the value of E to be same 9 सेंटीमीटर, सबका 9 सेंटीमीटर आ रहा है। Everybody is getting 9 सेंटीमीटर। तो सबका आ रहा है 9 सेंटीमीटर। चलिए कैसे सोल्व करेंगे इसे, हाउ टू फाइंड दिस। पहले तो बताओ तीनों में से कौन सी अप्रोच यूज की जाएगी। आउट ऑफ ऑल द थ्री मेथड्स व्हिच अप्रोच विल बी यूज्ड। तीन अप्रोच बताइए पीछे। एक एलन हेजन वाली, वन ऑफ द अप्रोचेस ऑफ एलन हेजन। दूसरी अप्रोच है कि हम वॉइड को स्फेरिकल मान लेंगे। तीसरी अप्रोच है हम डी की वैल्यू कितनी मान लेंगे, 20% ऑफ D10। एलन हेजन वाली कैसे लगा दोगे, ये एलन हेजन वाली अप्रोच कैसे लगा दी, कहां है एलन हेजन, ये रहा। हाउ यू यूज दिस अप्रोच। अच्छा इसमें सी की वैल्यू कितनी ली है आपने, एलन हेजन में सी की वैल्यू कितनी ले ली। क्या दोनों सॉइल के लिए आपको सी की वैल्यू पता है क्या। डू यू नो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सी फॉर बोथ दी सॉइल। क्या आपको कांस्टेंट सी की वैल्यू पता है क्या दोनों सॉइल के लिए। डू यू नो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सी फॉर बोथ दी सॉइल। इफ नो देन हाउ यू अप्लाइड दिस रिलेशनशिप। तो आपको सवाल में क्या बोल रखा है उसने कि ई की वैल्यू तो सेम है, वॉइड रेशियो सेम है, तो मेरे पास एक ही तरीका बचा है इसे यूज करने का। तो आपको तीसरी अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। हम बोलेंगे हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज इक्वल टू 4Ts अपॉन गामा डब्ल्यू ई रेस टू द पावर 1/3 ई रेस टू द पावर 1/3 इंटू D10। तो ये अप्रोच यूज करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे। दिस इज द अप्रोच टू बी यूज्ड हियर। तो ये अप्रोच यूज करनी पड़ेगी आपको। इसने बोला वॉइड रेशियो क्या है दोनों जगह सेम है, पानी की सरफेस टेंशन गामा डब्ल्यू तो सेम ही होता है, पानी की सरफेस टेंशन गामा डब्ल्यू तो सेम ही होता है। तो सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो। तो हम क्या बोलेंगे, ई सेम है, 4Ts अपॉन गामा डब्ल्यू सेम है, तो हम बोलेंगे Hc1 इंटू D10(1) इज इक्वल टू Hc2 इंटू D10(2). वैल्यू पुट करके निकाल लो। तो पहले केस में कितनी आई है 45 सेंटीमीटर इंटू 0.05। दूसरे केस में कितनी है Hc2 इंटू 0.25। तो निकाल लो Hc2 कितना आ रहा है, व्हाट द वैल्यू ऑफ Hc2 कमिंग आउट। Hc2 की वैल्यू निकाल लो कितना आ रहा है। So D10 है हमारा 0.05। So what is the value of Hc2 coming out? सिंप्लीफाई करके कितनी आ रही है 9 सेंटीमीटर। So 9 सेंटीमीटर निकल के आ रही है। So it comes out to be 9 सेंटीमीटर। क्लियर है पूरी कहानी। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पर। अब चलिए सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास, आज के लिए सफिशिएंट है। आपकी अगली क्लास है अभी स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पे PYQ की। आज के लिए टाइम चेंज हो गया था, कल से रेगुलर टाइम ही रहेगा आपका। इन टुडेज क्लास ही टाइम वाज इंटरचेंज्ड क्योंकि बाकी क्लासों से क्लैश हो रहा था टाइम। बाकी
रोज आपका टाइम जो नॉर्मल रहता है वही रहेंगे। एलन से भी 9 कैसे आ जाएगा बेटा नीरज पाल? एलन में सी की वैल्यू कैसे पुट कर दिया आपने? क्या एलन हेजन में सी की वैल्यू पता है आपको? दोनों सॉइल के लिए सी अलग अलग होगा ना। फॉर बोथ दी सॉइल्स आपने सी सेम मान लिया एलन हेजन के अंदर, क्योंकि एलन हेजन में सी सेम मान लिया इसलिए आपका आंसर सेम आ रहा है। हेंस यू आर गेटिंग द सेम आंसर। तो सी की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है दोनों में, द वैल्यू ऑफ सी कैन बी डिफरेंट। क्लियर है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।